डॉक्टर अभिषेक राय जी से अनुरोध करता हूं कि करें। आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, मुझे इस तरह का मौका दिया कि मैं अपने और छात्रों का मिल सके। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। और अब क्लास शुरू करते हैं। आवाज जा रही है बच्चों हमारी? यस सर। जी सर, आ रही है। अब मैं स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? आप देखिए प्रेजेंट स्क्रीन को। स्क्रीन विजिबल है आपको पूरी बच्चों? नहीं, अभी तक नहीं है सर। नो सर। नहीं विजिबल है? नो सर। नहीं सर। यस सर। क्या विजिबल हो रही है? नहीं सर, नो सर। नहीं सर। अभी भी नहीं? अभी भी नहीं। नो सर। अच्छा एक सेकंड रुकिए। अब विजिबल है? जी सर। यस 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 ठीक है, अब क्लियरली विजिबल होगी? यस सर। ठीक है। यस सर। ओके, तो अब अपने अपने माइक को ऑफ कर लीजिए और हम जो है क्लास को स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यू एजुकेशन एंड HIV एड्स। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे पॉपुलेशन एनवायरमेंट रिलेटेड है ईच अदर से, वो कैसे ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है, और रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में किस तरीके से वो है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वैल्यू एजुकेशन। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वैल्यू एजुकेशन, इसकी क्या मीनिंग, हम क्या समझ रहे हैं कि वैल्यू एजुकेशन की क्या मीनिंग? वैल्यूज क्या है? देखिए, वैल्यूज डील विथ वन ओन फ्रॉम विच वी कैन जज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। मीन्स वैल्यू एजुकेशन की मीनिंग केवल ये नहीं है कि जो बुक्स में आपने पढ़ा और फिर आपने एग्जाम में लिख दिया तो ये यही एजुकेशन है। नहीं, एजुकेशन की मीनिंग ये है कि आपके कैरेक्टर को, आपके जो पर्सनालिटी है उसको बेटर करना, उसको इम्प्रूव करना, एक अच्छी गुड पर्सनालिटी, एक हेल्दी पर्सनालिटी को डेवलप करना, जिससे आपको चीजों को बारे में पता, कोई भी टॉपिक, कोई भी मैटर आपके सामने रखा जाए तो आपको पता हो कि इसके अच्छे प्रोज एंड कंसिक्वेंस, यानी कि इसमें गुड थिंग्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये चीजें जिसको पता हो, यही है वैल्यू एजुकेशन, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। क्यों? क्योंकि तभी आप ये जान पाएंगे कि सही क्या है। इस वजह से आप इन जो कंट्री है, जो सोसाइटी है, उसके लिए अच्छा डोनेट कर पाएंगे। देखिए, वैल्यू एजुकेशन में क्या कई चीजें आती हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ के बारे में। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। कल ही हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों को पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। तो ये भी एक वैल्यू एजुकेशन का पार्ट है कि आपको ये पता हो कि हमें पेड़ों को काटना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनसे हमें बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक वाइल्ड लाइफ हुआ। इस तरीके से कई चीजें हैं। जैसे पॉल्यूशन के बारे में आपको पता होगा कि हमें कितना इन्वायरमेंट, एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। आगे पिछले क्लासों में आपको बताया गया है। तो ये सब वैल्यू एजुकेशन का पार्ट है। नेचर को कैसे प्रिवेंट करना है, नटशेल में एक लाइन को याद रखना है कि नेचर में बैलेंस को कैसे मेंटेन करना है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपको ये पता होगा कि किसी भी चीज का एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो है, हम पहले टॉपिक करेंगे एड्स से स्टार्ट करेंगे, जो HIV की बात हम कर रहे थे। देखिए, एड्स क्या है? एड्स इज अ क्रॉनिक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन caused by human deficiency virus, human immunodeficiency virus, HIV। यही इसका आपका फुल फॉर्म है, HIV। जो एग्जाम में अक्सर कभी कभी पूछा जाता है यहाँ पे कि HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है जो ह्यूमन, ठीक है, ये जो है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV। ठीक है, तो ये थ्रेटनिंग कंडीशन है। जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 को जो कॉज कर रहा है, तो कोरोना वायरस हम बोलते हैं उसका कॉजिंग एजेंट है। ठीक उसी तरीके से एड्स जो एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, उसका जो किस वजह से होता है, दैट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV। देखिए, कई बार क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। अगर आपसे कोई पूछे एड्स किस तरह की डिजीज है, मतलब इससे क्या हार्म होगा, तो आपको ये पता हो कि ये HIV से, मतलब इम्यूनोडिफिशियंसी,
इम्यूनो से आप समझ सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी इफेक्ट होगी, ठीक है। और आपकी जब वंस आपकी इम्यूनिटी इफेक्ट हो जाती है तो उससे क्या होता है, आपका जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो जल्दी आपको कैच कर लेती है और आपके लिए हार्मफुल होती है। तो डिजीज का जो बचाव जो आपका है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने देखा कि क्या था, एड्स इज अ chronic life threatening condition caused by human immunodeficiency virus, that is HIV. And HIV virus attacks cells that help the body fight infection. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो सेल्स हमारी बॉडी में मदद करते हैं इन्फेक्शन में लड़ने के लिए, तो व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे कहते हैं WBC, ठीक है। तो जो सेल्स हमारे बॉडी में फाइट क्या कहते हैं किसी भी इन्फेक्शन को, किसी भी डिजीज को फाइट करने में मदद करते हैं, ये वायरस उन्हीं को अटैक करता है। और जो आपके लिए लड़ रहा हो, आपको बचा रहा हो, अगर उसी पे अटैक हो जाए तो नेचुरली आपकी बॉडी में हार्म होगा, ठीक है। इट अटैक्स सेल्स दैट हेल्प द बॉडी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फाइट इन्फेक्शन, ठीक है, मेकिंग अ पर्सन टू वल्नरेबल टू अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस। जो और भी डिजीजेस हैं जो इन्फेक्शन कॉज करती हैं, उनसे हम ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, ज्यादा हमारे को होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखिए, जब बोला था कि आप किसी को ये मतलब ये वायरस अटैक कर रहा है तो उनको कोई बीमारी ना हो, ठीक है, जैसे शुगर होती है या क्योंकि तो उनका इम्यूनिटी पावर वीक होता है। तो इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने की बात आपने इधर भी जरूर देखी होगी कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो HIV केस में भी एक ऐसा वायरस है जो उन सेल्स को अटैक करता है बॉडी के, जो क्या करते हैं, पर्सन को बचाते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज स्प्रेड बाय कांटेक्ट विद सर्टेन बॉडीली फ्लूइड्स, यानी ब्लड से भी पास कर जाता है। जैसे आपने किसी ने ब्लड रेजर यूज किया, फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसमें ब्लड कट हुआ है, किसी दूसरे व्यक्ति ने यूज किया, तो ये HIV ट्रांसमिट हो सकता है। तो बॉडी फ्लूइड से आप किसी भी पर्सन के बीच जिनको HIV इन्फेक्टेड है, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। HIV मेडिसिन और शेयरिंग इंजेक्शन, जैसे एक इंजेक्शन लगा, आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि ऐसा इंजेक्शन से लगवाइए, जैसे एक बार यूज किया और फिर उसको थ्रो कर दिया, दूसरा इंजेक्शन आपने यूज किया, उसी इंजेक्शन को 2 से ज्यादा लोग को यूज करने में हार्मफुल हो सकता है। किसी को HIV हो तो वो ट्रांसमिट हो सकता है क्योंकि एक वायरल डिजीज है, ठीक है। जो फर्स्ट केस है एड्स का, दैट वाज डायग्नोज्ड इन द ईयर 1981 and it is the cause of one of the humanity deadliest and the most persistent epidemic. अभी आपने देख रहे हैं पेंडेमिक चल रहा है इस वक्त, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉज कब मिला आपको, 1981। अब आप देखें कि HIV जो हम लिख रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे, इसमें केवल 3 लाइन में आप कैसे समझ सकते हैं। H मीन्स ह्यूमन, और इट मीन्स इट विल इन्फेक्ट ह्यूमन बीइंग, तो H मीन्स ह्यूमन इन्फेक्टिंग ह्यूमन बीइंग। सेकंड, इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी, इट मीन्स डिफिशियंसी, जो आपकी बॉडी में लड़ने की क्षमता है उसको डेफिशिएंट करना, यानी उसको वीक करना, उसको डिक्रीज करना। तो इट विल डिक्रीज और वीकन द बॉडी एबिलिटी टू फाइट ऑफ द इन्फेक्शंस एंड इलनेस, ठीक है। इट विल डिक्रीज और वीकन द बॉडी एबिलिटी टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस एंड इलनेस। तो ये इम्यूनो डिफिशियंसी की मीनिंग हुई। और वायरस क्या होता है, इट इज अ पैथोजन हैविंग द एबिलिटी to replicate means multiply, 2 से 4, 4 से 8, to replicate only inside a living cell। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वायरस हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करता है तो लिविंग सेल, होस्ट जो उसको चाहता है वो क्या होता है, एक लिविंग सेल होता है, ठीक है। अभी कोविड-19 चल रहा था तो आपने देखा होगा कि लोगों ने कहते थे जो कोई भी चीजें आप बाजार से परचेज करिए तो वो तो नॉन लिविंग है, तो उसको कुछ देर के लिए बाहर छोड़ दीजिए ताकि उसमें से वायरस खत्म हो जाए, फिर वो आपके लिए हार्मफुल नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें वो तो नॉन लिविंग है, वायरस वहां मल्टीप्लाई करेगा नहीं, जितना है उसका लाइफ साइकिल खत्म होगी, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ देर के लिए सबका अलग अलग था, किस सरफेस पे कितने देर रखना है उसका एक अलग था, उन्होंने देखा था, ठीक है। तो वायरस क्या है, वायरस एक पैथोजन है, एबिलिटी है टू रेप्लिकेट और मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड अ लिविंग सेल। तो HIV का ये 3 वर्ड में आप मीनिंग को समझ सकते हैं। H की मीनिंग क्या थी, I की मीनिंग क्या थी, और V वायरस, और उसका क्या डिफिनेशन आ सकता है। तो अगर आपने ये 3 लाइन समझ लिया तो आप समझ सकते हैं कि इस डिजीज जो है HIV जो एड्स डिजीज है, इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट तो हमने बात किया एड्स का, उसका फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड
ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, दैट इज इसका फुल फॉर्म है। कभी एब्रिविएटेड फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए। और आप ये देख रहे हैं इसी में लिखा है क्या, इम्यूनोडिफिशियंसी, यहीं पे आप देख रहे हैं, ठीक है, कि इम्यूनोडिफिशियंसी यानी कि इम्यूनिटी वीक हो रही है, ठीक है। The San Francisco AIDS Foundation has explained the AIDS as follows. A means acquired. A का मीनिंग क्या है, acquired. Acquired की मीनिंग ये है not born with, means जब आपने जन्म लिया तो तो इसको आप एक्वायर करते हैं। तो ए मीन एक्वायर्ड। आई की मीनिंग है इम्यून। इम्यून मीन बॉडी डिफेंस सिस्टम। ये तो आपको बहुत भली भांति परिचित हो चुके होंगे कि इम्यून की मीनिंग क्या होती है, बॉडी डिफेंस सिस्टम या बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म जो आप बोलते हैं अंदर है, ठीक है। तो ए मीन्स दैट इज एक्वायर्ड, मीन्स नॉट बॉर्न विथ, आई मीन्स इम्यून, मीन्स बॉडी डिफेंस सिस्टम, एंड डी इज डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी की मीनिंग आप समझते हैं, जैसे कई सारे आप देखते हैं कि विटामिन ए की डिफिशिएंसी थी, डिजीज हो रही है, मीन्स उसकी कमी से, उसकी कमी मतलब कि उसका फंक्शन जितना होना चाहिए ऑप्टिमम वो है नहीं, इट मीन्स दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो डी की मीनिंग क्या हुई, डेफिशिएंसी मीन्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। तो एक मीनिंग आप समझ गए आई की, डी की। अब है एस मीन्स सिंड्रोम। सिंड्रोम की मीनिंग होती है अ ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। मीन्स जैसे आपने देखा था अभी भी कि कोविड-19 चल रहा था, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स थे आपको, जैसे फीवर, ठीक है, कफ, थ्रोट इन्फेक्शन, तो इस तरह के सिम्टम्स थे। तो एस की मीनिंग, सिंड्रोम की मीनिंग यही होती है ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। तो एड्स की जो नट्स में जो पूरी मीनिंग आपको आई, जो फाउंडेशन ने दी थी, ए मीन्स एक्वायर्ड, आई मीन्स इम्यून, डी मीन्स डेफिशिएंसी, एंड एस इज सिंड्रोम, मीन्स इट हैज सर्टेन ग्रुप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स, जिसे हम एक गेस कर सकते हैं कि ये हो सकता है कि ये बीमारी हो। बाकी जो टेस्ट करते हैं उस टेस्ट से पता चलता है, कंफर्मेशन होता है कि ये बीमारी है या, ठीक है। तो the word acquired was chosen because the disease was neither genetically determined nor the result of other condition। means जेनेटिक, अगर कोई बीमारी होती है जो चली आती है तो उसको जीन जेनेटिक सीक्वेंस से हम लोग जेनेटिकली पता कर सकते हैं कि हाँ ये जेनेटिकली लिंक्ड है, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं है और भी किसी कंडीशन से नहीं है, इसका मतलब वो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल लाइफ प्रोसेस में उसको एक्वायर किया जा रहा है। तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्यों हम यूज करते हैं, व्हाई द वर्ड एक्वायर्ड इज यूज, बिकॉज द डिजीज वाज नाइदर जेनेटिकली डिटरमिन्ड नॉर इट इज द रिजल्ट ऑफ अदर कंडीशन। और अगर आपको 3 वर्ड में याद रखना है तो इट मींस नॉट बॉर्न विथ, ठीक है, जो बॉर्न के साथ आपके जब पैदा होते हैं उसके साथ नहीं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट वाज एक्वायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल पीरियड ऑफ लाइफ, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि नॉर्मल जब लाइफ साइकिल आपकी चलती रहती है उस दौरान आप इसको एक्वायर करते हैं। तो इन अदर वर्ड इट वाज एक्वायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल पीरियड ऑफ लाइफ, ठीक है। Set of diseases that result from the destruction of body defense system। Very important line कि एड्स कोई एक सिंगल डिजीज नहीं है। एड्स से क्या होता है, ये आपकी बॉडी के सिस्टम में मैकेनिज्म, जो आपका इम्यून सिस्टम है, इसको वीक कर देता है, ये वर्क प्रॉपरली नहीं करता है। एंड वंस योर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म वर्क ना करे प्रॉपरली तो क्या होगा, कई सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस आप पे अटैक कर सकती है। तो जब वो डिजीजेस अटैक करती हैं तो वो बॉडी डिफेंस सिस्टम को वीकन कर देती हैं और आप जो होता है वो डेडली कॉज होती है, ठीक है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि एड्स इज नॉट अ सिंगल डिजीज, इट इज अ सेट ऑफ डिजीजेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडीज डिफेंस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एड्स इज द लेट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन, ठीक है। HIV इन्फेक्शन का लेट स्टेज को क्या कहते हैं, एड्स, that occurs when the body immune system is badly damaged because of the virus, ठीक है। यही हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि HIV infection that occurs when the body immune system is badly damaged because of the virus, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसी को लिखा गया अलग से ही। नेक्स्ट देखते हैं कि HIV और एड्स में क्या है, HIV वर्सेस एड्स। HIV is the virus that causes AIDS, ठीक है। आपको ये पता चलना चाहिए कि
डिजीज क्या है और उसको कॉज कौन कर रहा है, इसमें अंतर है। ठीक है, कोविड-19 एक डिजीज थी और कोरोना वायरस को कॉज कर रहा था। ठीक है, तो डिजीज और जो उसको कॉजिंग एजेंट है इसमें फर्क करना है। ठीक है ना, तो HIV इज द वायरस दैट कॉजेज एड्स। ठीक है, ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, HIV इज द वायरस दैट कॉजेज Sub-Saharan Africa and throughout the world. ठीक है, it is a pandemic dominated by group M. Group M means A से Z. ठीक है, जो कंट्रीज के बारे में हमको कह रहे हैं। और HIV2 किधर होती है, कहाँ पे ज्यादा होती है? पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड इंडिया, वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड इंडिया। मतलब कहाँ कहाँ HIV1 और HIV2 इफेक्ट कर रहा है, किस एरिया में, वो बात कर रहा है। ये देखिए, ये आपको ग्लोबल में, आपको ग्लोबल पेंडेमिक कहते हैं, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इस मैप में आप देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में नंबर्स आपको दिए गए हैं, लिखा हुआ है। सेंट्रल ईस्टर्न एंड यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में कैसे है, नॉर्थ अमेरिका में क्या है, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, कैरेबियंस में किधर क्या है, नंबर्स क्या है। ग्लोबल, चूंकि HIV एक ग्लोबल पेंडेमिक है, इस वजह से ग्लोबल मीन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है ना, ये है, तो इस वजह से ग्लोबल पेंडेमिक को ये आपको यहाँ दिखाया गया। देखिए, अब इसका फिजियोलॉजी कैसे टेस्ट करते हैं, क्या चीजें इसमें होती हैं। तो नॉर्मली आपको पता है कि जो बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो व्हाइट ब्लड सेल्स से होती है। ठीक है, नॉर्मली व्हाइट ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडीज अटैक एंड डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म। फॉरेन ऑर्गेनिज्म मींस जो वायरस अटैक कर रहा है बाहर। फॉरेन ऑर्गेनिज्म की क्या हो, जो वायरस आपको अटैक कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली व्हाइट ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडीज अटैक एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म दैट एंटर्स योर बॉडी। ठीक है, जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, जो WBC, जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल, WBC मींस व्हाइट ब्लड सेल, फुल फॉर्म इसका यही हुआ। जैसे RBC को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, तो WBC क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय करता है उन फॉरेन ऑर्गेनिज्म को जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। एंड दिस रिस्पॉन्स इज कोऑर्डिनेटेड बाय व्हाइट ब्लड सेल्स नोन एज CD4 लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं, CD4 लिम्फोसाइट, इस रिस्पॉन्स को कहते हैं। ये जो लिम्फोसाइट्स हैं या WBCs हैं आर ऑल्सो द मेन टारगेट्स ऑफ HIV। यानी कि जिस जो बचाता है, जो हमें फॉरेन पार्टिकल से बचा रहा है, WBCs, HIV वायरस का मेन टारगेट यही लिम्फोसाइट्स होते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि जो आपको बचा रहा था वही HIV वायरस जो है उसका मेन टारगेट है। ठीक है, मेन मोटिव है कि उसको इसी को डिस्ट्रॉय करना है। तो वंस इट विल ये डिस्ट्रॉय कर देगा तो जो अदर फॉरेन ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करते हैं उनसे बचना मुश्किल होगा। ठीक है, तो दीज लिम्फोसाइट्स आर आल्सो द मेन टारगेट ऑफ HIV व्हिच अटैक्स टू द सेल एंड देन एंटर्स देम। ठीक है, और वंस वो सेल के अंदर इंसर्ट गए, वायरस जो है इंसर्ट्स इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल इनटू द लिम्फोसाइट। वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जिसमें जब हमने RNA देखा था, वो लिम्फोसाइट्स में इंसर्ट कर देता है। ठीक है, एंड यूजेस देम टू कॉपी इटसेल्फ। कॉपी मींस अब मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है। ठीक है, 1 से 4 जब मल्टीप्लाई करने लगेगा, वैसे वैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वो मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करते करते क्या होगा, वो धीरे धीरे ज्यादा इन्फेक्शन आपको कॉज करता जाएगा, आपके बॉडी डिफेंस सिस्टम को खत्म करता जाएगा, और आपकी बॉडी जो है वीक हो जाएगी तो किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइट है कि ये मैकेनिज्म आप कह सकते हैं है कि वायरस इंसर्ट्स its own genetic material into the lymphocytes and uses them to multiply, और आप कह सकते हैं, या जैसा हमने यहाँ लिखा है, to make copies of itself। ठीक है, कॉपीज का मीनिंग वही है कि मल्टीप्लाई करना या रेप्लिकेट करना। जो टर्म साइंटिफिक टर्म यूज किया जा रहा है वो है रेप्लिकेट करना। ठीक है, REPLIC। ठीक है, रेप्लिकेट करना, यूजेस देम टू मेक कॉपीज ऑफ इट। ठीक है, ये लाइन आप जरूर समझें कि वो अपने मटेरियल को इंसर्ट करता है और उसका मल्टीप्लाई करता है। When the new copies of the virus break out, जैसे ही होस्ट सेल से वो न्यू कॉपीज ऑफ वायरस ब्रेक करती है, वो कहाँ जाएगा, बॉडी से ब्रेक किया तो वो कहाँ जाएगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में जाएगा। एंड वंस दे विल इंटर द ब्लड, दे सर्च फॉर अदर सेल्स टू अटैक। और भी जो सेल्स बॉडी के अंदर हैं उनको खोजते हैं उन पे अटैक करने के लिए। तो वायरस विल ब्रेक आउट फ्रॉम द होस्ट सेल एंड एंटर्स द ब्लड। ब्लड सेल में एंटर करेगा
and now they will attack other cells to attack. In the meantime, the old host cell, जो पुराना host cell जहां से ब्रेक करके निकला, and some other जो CD4 का मीनिंग जो हमने अभी आगे फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया, ठीक है, CD4 सेल डाई कर जाते हैं और जो साइकिल है रिपीट करती है अगेन एंड अगेन, ठीक है, ब्लड ब्रेक करेगा, ब्लड में एंटर करेगा, ब्लड में जब वो एंटर करेगा तो अदर सेल्स को अटैक करेगा, ठीक है, और ओल्ड जो होस्ट सेल्स हैं वो डाई करते जाएंगे, ठीक है। तो दिस साइकिल विल रिपीट अगेन एंड अगेन, है ना। बिलियंस ऑफ न्यू HIV पार्टिकल आर प्रोड्यूस्ड एवरी डे। बिलियन जो HIV पार्टिकल्स हैं वो पर डे जो है, एवरी डे जो आप कह रहे हैं, वो बिलियंस के नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, एंड इवेंचुअली द नंबर इन द CD4 सेल्स, यानी कि लिम्फोसाइट्स का जो नंबर है, जब HIV वायरस पार्टिकल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और जो लिम्फोसाइट्स हैं आपकी बॉडी में वो डिक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। अब HIV वायरस का नंबर बढ़ना मीन्स कि लिम्फोसाइट्स के नंबर का घट जाना, और जब लिम्फोसाइट्स का नंबर घटा इट मीन्स आपका बॉडी डिफेंस सिस्टम वीक हो रहा है, या आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं इम्यून डिफिशियंसी। मीन्स दैट योर बॉडी कैन नो लॉन्गर इफेक्टिवली फाइट फ्रॉम द वायरस एंड बैक्टीरिया दैट कॉजेस डिजीज, ठीक है। मीन्स अगर कोई भी बैक्टीरियल डिजीज भी कोई होती है या कोई भी वायरल डिजीज है तो उनसे आपका बॉडी उतना अच्छे से फाइट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपका जो इम्यून डिफिशियंसी सिस्टम है आपका वो वीक हो रहा है, ठीक है, इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि HIV वायरस बढ़ता जा रहा है और लिम्फोसाइट या CD4 सेल्स जो हम बोल रहे हैं, उनका संख्या जो है वो, उनका नंबर जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए स्टेज है, किस तरह से हमने फिगर में दिखाया है कि कैसे यहाँ पे अटैक हो रहा है। देखिए पहले क्या है, HIV वायरस है, फिर T सेल्स हैं, T सेल्स जैसे हमने अभी बात की लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। T सेल्स में देखिए एंटर किया, अब उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई कर गया, न्यू HIV लास्ट फोर्थ फिगर में आप देखें, फोर्थ फिगर देखिए मल्टीप्लाई कर गया और ये रप्चर किया और देखिए बाहर आ रहा है। अब इसका मतलब ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से पहले क्या था, सेल के अंदर एंटर किया, सेल के अंदर आने के बाद मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के बाद वो रप्चर किया, सेल के बाद रप्चर करने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद क्या होगा, वो अदर सेल्स को खोजेगा जिनको वो टारगेट कर सकता है, ठीक है। तो आप ये देखें, इनिशियल का स्टेज है, इनिशियल स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज जो है यहाँ पे, और ये आप देखें ये इंटरमीडिएट स्टेज, फर्स्ट स्टेज आपका इनिशियल स्टेज, यहाँ पे सेकंड इंटरमीडिएट, और थर्ड जो स्टेज आपका है ये यहाँ पे एड्स के सिम्टम्स हैं वो, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज जो आप देख रहे हैं वो क्या है, सिम्टम्स फ्री, जिसे हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक भी कभी कभी कहते हैं, ठीक है। और पहले इनिशियल स्टेज में आप क्या देख रहे हैं, नो सिम्टम्स, इनिशियल स्टेज में कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेज जो है वहाँ पे थोड़ा वो भी सिम्टम फ्री है, लेकिन जो लास्ट स्टेज है वो एड्स का सिम्टम्स वहाँ पे आपको इलनेस स्टेज यही है, इसे क्या कहते हैं, इलनेस स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये WHO का HIV एड्स क्लासिफिकेशन सिस्टम है कि जैसे हमने अभी आपको CD4 सेल्स के बारे में बताया, वायरल लोड ने बताया, और कब डेथ ये कॉज कर रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इस ग्राफ के इसमें यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेथ ये HIV कॉज कर रहा है, ये एड्स पे यहाँ पे, ठीक है। तो ये WHO का स्टेज 1 है। स्टेज 1 में क्या था, एसिम्प्टोमेटिक कोई सिम्टम नहीं है, ठीक है, दिस इज स्टेज 1। नाउ स्टेज 2 दैट इज हैविंग माइनर सिम्टम, हल्का फुल्का जैसे रहता है, जैसे इसमें अभी आप देख रहे थे, ठीक है। तो माइनर सिम्टम्स है स्टेज 2 में। स्टेज 3 में थोड़ा सा सिम्टम बढ़ रहा है, यानी कि मॉडरेट हो रहा है, और स्टेज 4 जो है वो एड्स मीन्स, अब ये जो इसलिए बोला गया था कि द लेट स्टेज, आपने याद होगा जो लास्ट स्लाइड हमने देखी उसमें हमने एक लाइन बोला कि एड्स मीन्स जो लेट स्टेज है, तो लेट स्टेज मीन्स स्टेज 4। स्टेज 1 एसिम्प्टोमेटिक मीन्स विदाउट एनी सिम्टम है, स्टेज 2 में सिम्टम्स कम है, स्टेज 3 में सिम्टम थोड़े बढ़े, और स्टेज 4 क्या है, वो एड्स का स्टेज है, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज और जो डिजीज है यहाँ पे पूरी तरीके से है, ठीक है। और ये कॉज डेथ कॉज कर स्टेज 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, HIV जो है ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, ठीक है, ट्रांसमिशन के थ्रू वो कैसे विथ HIV ब्लड में इन्फेक्ट हो रहा है, थ्रू नीडल शेयरिंग। हम लोगों ने देखा था जैसे नीडल शेयर, किसी एक को इंजेक्शन लगा दूसरे को नहीं लगना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए एक्सीडेंटल भी होता है, कभी कभी जानबूझ के आदमी नहीं लग करता है, कभी कभी गलती से भी हो जाता है कि पता नहीं और वो गलती से लग गया, तो एक्सीडेंटल नीडल स्टिक से भी हो जाता है। HIV इन्फेक्टेड ब्लड किसी का है और वो किसी को ब्लड डोनेट करने गया तो हो सकता है वो ब्लड डोनेशन से भी हो जाता है। और अदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हैं, जैसे डेंटल
सर्जरी करा रहे हैं आप, ठीक है, डेंटल में ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, उसमें जो यूज हो रहा है वो स्टरलाइज नहीं है, ठीक है, सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे सर्जरी होती है वो स्टरलाइज नहीं किए गए, ठीक है, तो उनसे भी ये कॉज कर सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो ये कॉज होता है, ठीक है। अब साइंस क्या है, इसके सिम्टम क्या है, ऐसा सिम्टम ऑफ HIV एंड एड्स वेरी डिपेंडिंग अपॉन द फेज ऑफ इन्फेक्शन। अभी हमने आपको बताया कि 4 स्टेज में था, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड 4, यानी 2 और 3 जो था वो क्या था, माइल्ड एंड मॉडरेट वाला, और 4th वाला जो था वो फाइनल स्टेज था। तो व्हेन फर्स्ट इन्फेक्टेड, व्हेन कोई इन्फेक्ट होता है पहला पर्सन HIV से, तो पेशेंट्स हैव नो सिम्टम्स एट ऑल, ऑल्दो इट्स मोर कॉमन टू डेवलप द फ्लू लाइक इलनेस, जैसे फ्लू की तरह होता है ना, गले में खराश हो रही है, बुखार हो रहा है, तो उस तरीके का फ्लू लाइक इलनेस की तरह पहले सिम्टम होता है 2 to 6 वीक्स में आफ्टर बिकमिंग इन्फेक्टेड। जब इन्फेक्शन हो गया और 2 से 6 वीक्स में, यानी 2 से 6 सप्ताह में ये ब्लड ब्रीफ फ्लू लाइक इलनेस होती है, फ्लू लाइक इलनेस, इसको याद रखना है, ठीक है। और बट बिकॉज द साइन एंड सिम्टम ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन विच में इंक्लूड, क्या है इनिशियल इन्फेक्शन का सिम्टम, फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, ठीक है, रैशेज, बॉडी में रैशेज आ जाना, ये सब इन्फेक्शन है। तो ये इनिशियल स्टेज चूंकि ये फ्लू लाइक होता है, फ्लू की तरह होता है, तो कभी कभी ये पता नहीं लगता नहीं कि हाँ, इसीलिए टेस्ट के लिए बहुत जरूरी हो, ठीक है। यू may नॉट रियलाइज दैट यू हैव बीन इन्फेक्टेड विद HIV, आपको लगेगा आपको फ्लू है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फीवर, हेडेक, जो सिम्टम्स ब्लड जो आपके सिम्टम्स जो है वो फ्लू की तरह जो होते हैं, वही सिम्टम्स इनिशियल स्टेज में एड्स में भी होते हैं, HIV के केस में भी, HIV केस में भी यहाँ हो रहा है, ठीक है। Even if the patients do not have symptoms, patients still they are able to transmit the virus to others, ठीक है। ये और ज्यादा खतरनाक है, हमें पता ही नहीं है किसी को कि सिम्टम उसको है, और वो एक दूसरे से मिलजुल रहा है, किसी मान लीजिए उसका ब्लड किसी दूसरे को चला गया, ठीक है, तो इस तरीके से वायरस दूसरे को ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना। तो इवन इफ द पेशेंट डू नॉट हैव सिम्टम्स, पेशेंट विल स्टिल बी एबल टू ट्रांसमिट वायरस टू अदर्स, and once the virus enters the body, person's own immune system also come under attack। जब वो किसी आएगा तो उसका खुद का इम्यून सिस्टम भी अटैक के अंदर आ जाता है ना। अब लास्ट का जो सेंटेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द वायरस मल्टीप्लाइज इन द लिम्फ नोड्स एंड स्लोली बिगिंस टू डिस्ट्रॉय द हेल्पर टी सेल्स, यानी कि CD4 लिम्फोसाइट। अगर एग्जाम में आपने पूछे कि कौन से लिम्फोसाइट या सेल्स हैं, तो हेल्पर टी सेल्स कहते हैं, या ब्रैकेट में हमने लिखा है यहाँ CD4 लिम्फोसाइट, ठीक है, CD4 lymphocyte and the white blood cells that coordinate the entire immune system, हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, that is the WBC, है ना, यानी CD4 सेल्स, एकदम स्पेसिफिकली याद रखिएगा, CD4 lymphocyte या हेल्पर टी सेल। पूछे कि वायरस डिस्ट्रॉय दिस टाइप ऑफ सेल्स, तो पता नहीं ये हेल्पर टी सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। नेक्स्ट, पेशेंट्स में रिमेन सिम्टम फ्री, उनके पास कोई सिम्टम नहीं होगा फॉर 8 to 9 ईयर्स, और मोर ये भी हो सकता है, बट एज द वायरस कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लिसिटी पे सब डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जाएगा, नंबर बढ़ता जाएगा, दैट विल डिस्ट्रॉय द इम्यून सेल्स एंड पेशेंट्स में डेवलप्ड माइल्ड टू क्रॉनिक इन्फेक्शन, माइल्ड इन्फेक्शन या क्रॉनिक सिम्टम्स भी उसको आ सकते हैं, जैसे वेट लॉस होता जाएगा, फीवर, डायरिया, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ, और ड्यूरिंग द लेट फेज, ड्यूरिंग द लास्ट फेज, या लेट बोल सकते हैं फाइनल फेज या बोले, ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ द HIV which occurs approximately 10 or more years after the initial infection, ठीक, 10 or more years after the initial infection, more serious symptoms may begin to appear। जब मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तब सीरियस सिम्टम्स आपको दिखेंगे, एंड द इन्फेक्शन में देन मीट द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ एड्स, ठीक है। तब आपको वो आप देखेंगे कि जो हमने एड्स की डेफिनेशन अभी आगे देखी, तब वो जाके वो उसको मीट कर रहा है, उसको मतलब उसको फुलफिल वहां पे कर रहा है, ठीक है। अब इसे देखिए थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि 1993 द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसका भी फुल फॉर्म एब्रिविएटेड फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, CDC का फुल फॉर्म, तो द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन 1993 में रीडिफाइंड एड्स, उसने एड्स को एक नई डेफिनेशन दी। जैसे देखिए आप ये जानिए कि रिसर्च
और जब जैसे जैसे प्रोग्रेस करता जाता है चीजें ऐड होती जाती हैं, ठीक है। तो इन जैसे जैसे स्टडी बन होती जाती है चीजें ऐड होती हैं। तो इन 1993 the Center for Disease Control and Prevention, that is CDC, redefined AIDS to mean the presence of HIV infection as shown by the positive antibody test, ठीक है। और वो क्या है एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला, the development of an opportunistic infection, यानी कि an infection that occurs when immune system is impaired, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, pneumocystis, pneumocystis carinii pneumonia, ठीक है, PCP से कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, a CD4 lymphocyte count of 200 or less, it means अगर इसको डिफाइन किस तरीके किस बेसिस पे इसको डिफाइन कर रहे हैं कि लिम्फोसाइट यानी जो CD4 सेल, अभी हमने आगे पिछले स्लाइड्स में देखा कि जो CD4 लिम्फोसाइट्स का जो काउंट है, आप कभी भी जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आप देखा करें उसमें लिखा रहता है TLC काउंट, RBC काउंट, है ना। तो उसी नॉर्मल रेंज दी रहती है सब चीजों की। तो उसलिए उसमें इसमें है कि जो CD4 लिम्फोसाइट्स का जो काउंट होगा दैट विल बी 200 और लेस। नॉर्मल काउंट क्या है, 600 to 1000, 600 to 1000 होना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई डिजीज से इफेक्ट हैं, HIV इन्फेक्शन हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी लेस देन और 200 और लेस, ठीक है। नॉर्मल रेंज है 600 टू आपका 1000 है, ये आपके जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नॉर्मल रेंज है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 200 जो है दैट इज द CD4 लिम्फोसाइट्स आपका जब इफेक्ट हो रहा है तब की बात। तो बाय दिस टाइम जब लिम्फोसाइट्स का भी 200 हो गया, बाय दिस टाइम द एड्स डेवलप्ड एंड इम्यून सिस्टम हैज बीन सीवियरली डैमेज्ड मेकिंग द पर्सन सस्पेक्ट, यानी कि अब वो इन्फेक्शन उसको कॉज हो सकता है। जब लिम्फोसाइट्स का 200 तक पहुंच गया तब अब क्या आप देख रहे हैं कि पेशेंट जो जिसको हुआ है, जो इन्फेक्टेड है, दैट हैज ससेप्टेबल टू ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक है। एंड द साइन एंड द सिम्टम्स ऑफ सम ऑफ द इन्फेक्शंस में इंक्लूड, क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं देखिए, स्वैलन लिम्फ नोड्स, डायरिया, ठीक है। और एक सेकंड, ये देखिए पेशेंट में ऑल्सो बिगिन, ठीक है, हेड एक हो सकता है, ड्राई कफ हो सकता है, क्रॉनिक डायरिया हो सकता है, ठीक है, टेकिंग चिल्स आ सकते हैं, हाई फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपका ज्यादा फीवर हो सकता है, कई सप्ताहों तक आप जो देख सकते हैं जो फीवर है वो 100 रह सकता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि इसमें क्रॉनिक डायरिया जिसका है, ड्राई कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, ये सब सिम्टम्स हैं, ये साइन एंड सिम्टम्स हैं कि इन्फेक्शन अब होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, patients may also begin to experience signs and symptoms of the later stage of HIV infection such as, जो भी थोड़ा सा इससे पहले डिस्कस किया, आपको पॉइंट वाइज कर दिया है ताकि आपको स्क्रीनशॉट अगर आप ले रहे हैं तो पॉइंट वाइज आपको पता हो कि क्या चीजें क्या क्या है जो डिस्कस किया। जैसे परसिस्टेंट हेडेक लगातार बना रहेगा, कई सप्ताह तक टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बना रहेगा, ठीक है, क्रॉनिक डायरिया, है ना, परसिस्टेंट अनएक्सप्लेन्ड फटीग, तो ये सब चीजें जो है ये सारे सिम्टम्स है HIV इन्फेक्शन के लेटर स्टेज में जो आप एक्सपीरियंस, जो इससे वायरस से इन्फेक्ट होता है वो एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। अब है कि इसकी स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस कैसे की जाएगी, इसकी पहचान कैसे करें, इसके टेस्ट क्या हैं, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि हाँ ये HIV वायरस से इन्फेक्ट हुआ है होने, इसका जो पुष्टि है, जो सिम्टम है, जो कंफर्मेशनरी टेस्ट है वो क्या क्या है, कैसे आप पता कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए जो अर्ली जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली टेस्टिंग है, जितना ज्यादा बीमारी पता चल जाए उतना जल्दी इलाज करना, उसको कोशिश की जाती है कि उतना जल्दी आप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। जितना ज्यादा बीमारी का स्टेज बढ़ता जाता है, यानी कि सेल वायरस मल्टीप्लाई करता जा रहा है, उतना ही कठिन होता जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि इट अलाउज फॉर अर्ली ट्रीटमेंट टू मेंटेन एंड स्टेबलाइज द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स। It allows for early treatment to maintain and stabilize the immune system response, ठीक है। आपको स्क्रीन विजिबल है सबको ना, क्यों? यस सर। जी सर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि इट विल डिक्रीज, ओके ठीक, इट विल डिक्रीज द रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर
टू न्यू बॉर्न बेबी, मतलब मदर से जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, अगर ये पता चल जाए कि वो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी वायरस से, तो आप इसको इस रिस्क को कम कर सकते हैं. इट विल डिक्रीज द रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू द न्यू बॉर्न बेबी. ठीक है. थर्ड, इट अलाउज फॉर रिस्क रिडक्शन एजुकेशन टू रिड्यूस और एलिमिनेट हाई रिस्क बिहेवियर. ठीक है. और अब टेस्टिंग के बारे में देखें कि इसमें पहले है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इससे भी होता है, या नो नेम इज यूज, को ऐसा नेम यूज का ऐसा यूज नहीं किया जाता है. एंड रिजल्ट जो है दैट इज इशूड ओनली टू द टेस्ट रेसिपिएंट, उसको इशू किया जाता है जिसको HIV इन्फेक्ट है. इसे कहते हैं, दूसरी जो टेस्टिंग उसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियल टेस्टिंग. पर्सन्स नेम इज रिकॉर्डेड अलॉन्ग विथ HIV रिजल्ट. पर्सन जिसको जो इन्फेक्ट है उनका नाम भी रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है. उसके जो HIV पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या रिजल्ट उसका आया. नेम एंड पॉजिटिव रिजल्ट जो आते हैं, जिनको जो इफेक्ट है वायरस से, जिनको पॉजिटिव आ गया, उसको रिपोर्ट किया जाता है टू द स्टेट डिपार्टमेंट एंड द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ताकि वो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकें. उस डिपार्टमेंट को बता दिया जाता है कि ये पर्सन जो है इनका पॉजिटिव आया है, और आप जो है उसके अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट जो है उसको कंट्रोल, डिजीज को कंट्रोल करता है. ठीक है. एंड रिजल्ट इशूड ओनली टू दी टेस्ट रेसिपिएंट. हमने आगे देखा. HIV टेस्टिंग में क्या है, इट विल रिक्वायर द ब्लड और ओरल फ्लूइड सैंपल. जहाँ की ब्लड से भी हो सकता है, जैसे इसमें देखा था सलाइवा, कई वायरस जब इन्फेक्ट करते हैं तो उसमें कैसे होता है, उसमें आपकी जो टेस्टिंग होती है, जैसे स्वैब से लेते हैं, नेशनल स्वैब से लेते थे, अभी जो कोरोना वायरस आप देख रहे थे. ठीक है सर. कई सलाइवा टेस्ट से होता है. इट इज लेकिन जो HIV टेस्टिंग है दैट इज रिक्वायर द blood or oral fluid sample, and HIV test detects the body antibody response to HIV infection. अब ये इन्फेक्शन है कि नहीं इसका पता आप लगा सकते हैं. ठीक है. वायरस को डिपेंड क्या इन्फेक्शन है कि नहीं, बस ये पता चलता है. ठीक है. अब वो ब्लड टेस्ट कौन कौन से हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, एलिसा टेस्ट. ठीक है. एलिसा, ELISA, या देखिए यहाँ पे हमने लिखा है. ठीक है. एलिसा टेस्ट, इसका आप देख रहे हैं यहाँ पे एब्रिविएटेड फॉर्म यहाँ पे इसका पूरा दिया गया, एलिसा, और +EIA भी बोल सकते हैं. इसका फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ठीक है. ये टेक्निक है, इसमें ये टेक्निक है जिस टेक्निक से आप ब्लड टेस्ट इसमें किया जाता है. ठीक है. बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कि इसमें ब्लड टेस्ट का बेस होता है. तो इसमें जो बेस है वो क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है. आप लोग कई सारे कॉम्पिटिशन का भी एग्जाम देंगे तो उसमें भी एलिसा टेस्ट का एब्रिविएटेड फॉर्म अक्सर ये पूछा जाता है, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि HIV टेस्टिंग के लिए इसमें से कौन सा टेस्ट होता है. ठीक है. तो 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, उसमें से आपको बताना है. तो एलिसा टेस्ट जो है यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ठीक है. या जैसे मान लीजिए आपका PCR टेस्ट दिया रहे और आपको फोर्थ ऑप्शन क्या दे दे, ऑल दी अबव, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा टेस्ट यूज होता है, यानी ब्लड डिटेक्शन टेस्ट क्या है फॉर HIV. ठीक है. दूसरा है आपका रेडियो इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एसे, या आप बोल सकते हैं उसको इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी एसे. फ्लोरेसेंस एक टेक्निक होती है, जैसे आप देखते हैं लोअर क्लासेस में जो लोग पढ़े होंगे, आपकी UV एब्जॉर्प्शन और एमिशन, एक बार रे एब्जॉर्ब नीचे लेवल से ऊपर लेवल में जाता है, फिर ऊपर लेवल से यानी कि ग्राउंड लेवल, एक्साइटेड लेवल, 2 लेवल है. अगर तो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड में गया तो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, एक्साइटेड से ग्राउंड में आया. ठीक है. तो वो एमिशन टेक्निक या उसी को फ्लोरेसेंट टेक्निक भी बोलते हैं, है ना. तो इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी एसे, ये एक सेकेंड मेथड है ब्लड डिटेक्शन टेस्ट का, जिससे आप HIV को डिटेक्ट कर सकते हैं. इसका आप बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म क्या है, RIP, रेडियो इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एसे और इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी एसे. इसको जरूर नोट कर लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ठीक है. और आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि एग्जाम न पूछा जाए फिर भी यही है वैल्यू एजुकेशन, की आपको पता हो कि चीजों को क्या है. ठीक है. तो इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी एसे. तीसरा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR टेस्ट जिसको कहते हैं. ठीक है. PCR टेस्ट अभी आप देख रहे होंगे, जो कोरोना वायरस के टेस्ट में 2 टेस्ट काफी चलता था, कहते थे ना, पॉली वाला PCR टेस्ट, आपका RT-PCR लोग कहते थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन.
है ना। RT-PCR टेस्ट अभी होता था फिलहाल, जो भी कोरोना वायरस कोविड-19 में हम लोगों ने देखा होता था RT-PCR टेस्ट। तो वही RT-PCR मीन्स क्या था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था। और PCR की मीनिंग वही है जो हमने यहाँ लिखा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये ब्लड डिटेक्शन टेस्ट का HIV का भी एक टेक्निक है, PCR। और चौथा है वेस्टर्न ब्लड कंफर्मेटरी टेस्ट, जो बताता है, ये सब सारे टेस्ट क्या बताते हैं कि HIV इन्फेक्शन है कि नहीं। और आपने अभी देखा था HIV-1 और HIV-2, तो इससे ये भी पता लगता है कि कौन सा ज्यादा इन्फेक्शियस है, HIV-1 या HIV-2। 1 जनरली है, ठीक है, ये आप नोट कर लो। अब HIV टेस्टिंग में आप देखिए कैसे आप निकाल सकते हैं। तो दो जो रिसेंटली एक्सपोज हैं should be retested after 6 months। जिनको एक्सपोजर हुआ उनको 6 महीने में उसको जो है रीटेस्ट, दोबारा टेस्ट कराना चाहिए जब से वो लास्ट एक्सपोजर उनका हुआ, ठीक है। और उसको स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, एलिसा वर्सेस कंफर्मेटरी टेस्ट। देखिए अब कंफर्मेटरी टेस्ट IFA है, उसका हमने अभी आगे देखा था क्या है। तो एलिसा टेस्ट कराइए जो रिएक्टिव है, उसके बाद क्या होगा, उसको रिपीट कीजिए, रिपीट करने के बाद IFA कराइए, वो भी रिएक्टिव है, जो बता देगा कि हाँ आप ये पॉजिटिव फॉर HIV ये पेशेंट है, ठीक है। तो जो आपका एक ऑर्डर है वो क्या है, एलिसा कराया, फिर उसको रिपीट कराया, रिपीट के बाद IFA टेस्ट कराया जो कंफर्मेटरी टेस्ट था, और जिसकी हाँ अब ये पर्सन जो है वो HIV से इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर है जिसको आपको पता होना चाहिए कि एक बार एलिसा टेस्ट करा लिया तो ये नहीं है कि कंफर्म हो गया, नहीं। एलिसा कराया, फिर उसके बाद रिपीट किया, उसके बाद IFA टेस्ट कराया जो कि कंफर्म करेगा कि ये पॉजिटिव टेस्ट है और HIV, ठीक है। अब ये एलिसा टेस्ट का एक पूरा हमने वो बना के दिया है, आप ले समझना चाहें तो कि पॉजिटिव होगा तो कैसे कैसे करना है, आगे जो एक्सप्लेन किया उसी को थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट में है जिसको हमने शेयर किया है ना। तो एलिसा तो क्या है, रिपीट पॉजिटिव। यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ इस पोजीशन से यहाँ पे आ गया, रिपीट पॉजिटिव चला गया, ठीक है। उसके बाद IFA कंफर्मेटरी टेस्ट हम लोग अभी देखा है ना। अगर निगेटिव आ गया इसका मतलब HIV एक्सपोजर का लो रिस्क है। अगर हाई रिस्क है एक्सपोजर का तो आप एलिसा को रिपीट करिए एवरी 3 मंथ्स फॉर 1 ईयर। एलिसा जो टेस्ट है उसको रिपीट करिए, है ना। और लास्ट में आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव फाइनली आया है यहाँ पे ये देखिए, ये इसका मतलब HIV पॉजिटिव इन्फेक्शन है। तो ये फ्लो चार्ट है जो बता रहा है कि आपको कि निगेटिव आए तो कैसे कैसे आप आगे बढ़ते हैं उस टेस्ट, ठीक है। अब यूरिन टेस्टिंग एक मेथड है जिससे होता है यूरिन वेस्टर्न ब्लॉट मेथड, जिससे पता कर सकते हैं HIV टेस्ट का। इट इज एज सेंसिटिव उतनी है जितना कि ब्लड टेस्टिंग है, ठीक है। एंड इट इज अ सेफ वे टू स्क्रीन फॉर HIV। ये ज्यादा सेफ है HIV को पता करने के लिए, ठीक है। बट इसमें क्या है कि इट कैन कॉज फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट इन सर्टेन पीपुल, है ना। और ये ओरल टेस्टिंग का मेथड है, ठीक है। तो जो सबसे वो है इंपॉर्टेंट है वो आपको हमने अभी बताया कि FDA ने जो इम्प्रूव किया है वो क्या है, अप्रूव किया है अभी फिलहाल, वो क्या है HIV एंटीबॉडी, द ओनली FDA अप्रूव HIV एंटीबॉडी, है ना। तो ये जो है, और ये नॉट ये सलाइवा टेस्ट ये नहीं है। हमने बताया ना कि वायरस का टेस्ट कई तरीके से किया जाता है, ब्लड टेस्ट, सलाइवा टेस्ट, नेसल स्वैब से लिया जाता है ना। तो कई सारा तरीका है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि चलिए बीमारी तो है, इसको तो आप पता कर लिया कि वायरस है, इसको अफेक्ट कर रहा है, लेकिन एक लाइन बहुत पुरानी कही गई है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप इसको बचाव ही है, जब बचाव अगर आप करें, सावधानी रखें, तो ज्यादा बेटर है कि किसी डिजीज को पता चल जाए क्योर करने के लिए। जो अभी आजकल आप हमने कोविड-19 में आजकल क्या कहते हैं, मास्क लगाइए, ठीक है, सैनिटाइजर का यूज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, ये सब क्या है, ये प्रिवेंशन का मेथड है। क्यों, इसीलिए कि ये जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई लाइन नहीं दी जाती, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप जितना ज्यादा प्रिवेंट कर सकें वो जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अगर डिजीज किसी को हो गई, एक्सपोजर हो गया वायरस से, HIV वायरस से एक्सपोज हो गया, तो फिर वो मुश्किल होता जाता है। वो वायरस एक बार आ गया तो मल्टीप्लाई करता जाता है। इसीलिए बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ठीक है। डिस्पाइट नो क्योर और वैक्सीन बीइंग अवेलेबल, अब इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जैसे अभी यहाँ इसमें तो है, लेकिन उस केस में HIV केस में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एजुकेशन हैज प्रूवन टू बी अमंग द मोस्ट कॉज इफेक्टिव वे, इसीलिए आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि आपको अवेयर हो, यही है अवेयरनेस। जो वैल्यू एजुकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं स्टार्टिंग से, वो जो सर ने भी जो आपको स्टार्टिंग में बोला कि अवेयर होना, जानकार, जब आदमी को पता हो कि क्या सही और क्या गलत,
ठीक है, एडवांटेज या डिसएडवांटेज, किस इससे क्या नुकसान फैल रहा है, कैसे बचाव हो सकता है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं, इस वायरस से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, जो वैल्यू एजुकेशन आपका जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे इससे बच सकें। तभी बोला गया है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और कोई मेडिसिन मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे, मान लीजिए कोई बीमारी हो, उसमें वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, जब तक नहीं थी हमारे केस में, ये था ना कि आपको बचना है और अभी भी बचना है, वैक्सीन अवेलेबल है उसके बाद भी बचना है। ठीक है, तो एजुकेशन हैज प्रूवन टू बी अमंग दी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ दिस डिजीज को फैलने से अगर बचाना है तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, और आप दूसरों, जैसे आपको पता है तो आप दूसरों को भी समझाएं, बताएं, है ना, यही तरीका है सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना है। ठीक है, इनफैक्ट एजुकेशन कैन सेव लाइफ, और इस तरीके से आप जीवन बचा सकते हैं। अगर किसी को आप जैसे मान लीजिए नहीं पता, उसने नहीं देखा, नहीं पढ़ा, नहीं समझा अभी, और आपने पढ़ लिया, समझ लिया है, तो आप उसको समझाएं कि भाई देखो इससे ये बीमारी है, इसके ये सिम्टम है, इससे इस तरीके से बचा जा सकता है। तो ये बहुत, आप कई जीवन की रक्षा कर सकते हैं। आप एक आदमी को बताएंगे, वो 2-4 लोगों को और बताएगा, इस वजह से जीवन की रक्षा की जा सकती है एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स विद द नॉलेज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ बिकमिंग इन्फेक्टेड। अगर उन्हें पता होगा कि नहीं, जैसे हम मास्क लगा के रहना है, किस तरीके से भी जो भी तरीका है उससे रहना है, तो आप उस रिस्क को जो है अवॉइड करेंगे, मीन्स आप उस चीजों को अवॉइड करेंगे जिससे वो वायरस फैलता है या स्प्रेड करता है। ठीक है, तो एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि आपको पता है कि क्या इस तरीके हैं जिनसे वो फैल सकता है, उस तरीके को अवॉइड किया जाए, जिससे उन वेज को अवॉइड किया जाए जिससे वो फैलता है। एंड बेस्ट वे टू रिड्यूस एड्स केसेस इज टू क्रिएट अवेयरनेस थ्रू वैल्यू एजुकेशन। इसीलिए आज आपको हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि वैल्यू एजुकेशन के थ्रू एड्स की अवेयरनेस को अगर बताया जाए, जैसे हमने आपको अभी तक समझाया पूरा कि किन टेस्ट के माध्यम से आप बता सकते हैं। ठीक है, वो क्या किस है, क्या सिम्टम्स होते हैं, उसका लाइफ साइकिल क्या है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, किन तरीके से नीडल्स। ठीक है, डेंटल इम्प्लांटेशन से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आपको पता हो तो आप दूसरे को इसको अवेयर कर सकते हैं, और अपने साथ साथ आप दूसरों के जीवन की भी रक्षा कर सकते हैं। ये एजुकेशन का मूल मंत्र है। एजुकेशन इसीलिए है कि आप सोसाइटी में एक वेल बीइंग, एक उसकी जो फीलिंग है उसको आप उसको फैलाएं, ताकि और लोगों के जीवन की रक्षा की जा सके। The prevention of AIDS via value education is an effective way to prevent HIV and AIDS. And education has also been identified as a social vaccine. बहुत important word है. Education has also been identified as a social vaccine against contracting या decreasing आप बोल सकते हैं, कम करना बोल सकते हैं, और HIV. Education एक वैक्सीन की तरह काम करता है, एक सोशल वैक्सीन की तरह काम करता है, जिससे HIV को आप रोकने में, कम करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू यूनेस्को ग्लोबल कोऑर्डिनेटर फॉर, क्या हुआ? हेलो, कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है, फिर से बोलिए। जैसे एजुकेशन हैज आल्सो बीन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन और हेल्थ को आप जोड़ के देखें, रिलेटेड है। कल भी जो टॉपिक पढ़ा, एनवायरमेंट, पॉपुलेशन, हेल्थ, तो आपने IT सेक्टर, ये सब इंटर रिलेटेड, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप अवेयरनेस को फैलाने में। और अगर कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, हुआ आपका वैक्सीन अवेलेबल जब तक नहीं है, तो बचाव ही एकमात्र साधन ही रहता है। प्रिवेंशन, इसीलिए शुरू में ही आपको स्लाइड के बोल दिया कि प्रिवेंशन इज बेटर, ऑलवेज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो ये सब चीजों को जो हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप ये स्लाइड को देखें, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड यही है कि इंस्टेड ऑफ स्किल बेस्ड अप्रोच हैज बिकम स्ट्रेस कम्युनिकेशन। देखिए आजकल तो बहुत सारा माध्यम है जिनसे आप बता सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं HIV इन्फेक्शन के बारे में। ठीक है, पहले तो कम था, धीरे धीरे लोग अवेयरनेस बढ़ती जा रही है ना, और उसका कारण है कि बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म या जो भी है, अभी हम लोगों ने लिखा है टीचिंग करना। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है, आप ये लाइन देखें कि इन दिस रिस्पेक्ट लार्जली gone are the earliest tendency to teach HIV as a science topic. HIV को टीच किया जा रहा है, इसलिए आज आप पढ़ भी रहे हैं, देख रहे हैं, as a science topic
concerned only with biology of transmission along with other tactics often used to discourage young people. ठीक है ना, इस सब चीजों को हम लोगों ने देखा। अब एजुकेशन कैन सेव लाइफ, अभी हम लोगों ने सब डिस्कस किया कि कैसे एजुकेशन लाइफ को बचा सकती है। देख रहे यहाँ लिखा, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं आप, ये है ना, while there is no inception by providing knowledge that will inform us self protection, fostering the development of personally held constructive value system, inculcating skills that will facilitate self protection, ठीक है, and reduce the risk को क्या है, to protect themselves against the risk। ये अगर आपको पता होगा किन चीजों से फैल रहा है तभी तो आप उससे बचाव कर पाएंगे। कैसे आप, क्या इसके सिम्टम्स हैं, ये सारी जानकारी आपको रहेगी, तभी आप इस बीमारी से और वायरस से बच सकते हैं। ठीक है, when AIDS has brought death by help in coping with grief and loss in the reorganization of life after the death of family member, assertion of personal rights। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हमने क्या कहा है कि एजुकेशन मटेरियल एंड गाइडलाइन फॉर प्रिवेंशन शुड मेड वाइडली अवेलेबल। और ऊपर आपके देख रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स जो दिए गए हैं हेल्थ एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन में, जो लाइफ सेविंग चॉइस हैं, इंडिस्क्रिमिनेट सेक्स को अवॉइड करना है, अवॉइड द यूज ऑफ पेयर्ड रेजर्स एंड टूथ ब्रशेस, वो उसको हमको अवॉइड करना है। ठीक है, सारा चीजें जो लिख रहे हैं, इंट्रावेनस ड्रग जो होते हैं जो ब्लड में डायरेक्टली इंसर्ट किए जाते हैं, नीडल्स, सिरिंज, इन सबको हमको अवॉइड करना है। और ऑल मास मीडिया चैनल्स शुड बी इन्वॉल्व in educating the people on AIDS, its nature, transmission and prevention। सारे मास मीडिया जो चैनल्स हैं उनको इन्वॉल्व करना है कि लोगों को एजुकेट किया जा सके कि एड्स का क्या नेचर क्या है, क्या होता है, कैसे फैलता है और इसका बचाव क्या है। ठीक है, जैसे कुछ हम लोगों ने देखा। ठीक है, थैंक यू। और थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थोड़ा सा जुड़े रहने के लिए Thank you, sir. 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 कैसे मिलेगा, sir? Thank you, sir. I think class is over. You can take over the। अभिषेक जी इम्पोर्टेंट हैं जो थैंक यू सर। अंतिम क्लास आप ही का रहा, शुरू हुआ ऑनरेबल चांसलर डॉली सिन्हा जी से और आप पर समाप्त हुआ। जी सर। कमर ऑफ करो ना। अभिषेक सर, PDF कहाँ से मिलेगा, सर? क्या बच्चों, कहाँ से? आप लोग कोई 22 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा रहा, सर। बहुत अच्छा। प्रोफेसर लोगों का बहुत धन्यवाद सर। और इसमें कभी भी नहीं पढ़ाया जाता था और तो जितना ही था उतना ही क्यों बड़ा पढ़ाया गया। सर को प्रणाम सर। हम के साहब प्रणाम सर। प्रणाम सर। सब खुश रहिए। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। दिस इज डॉक्टर अभिषेक राय। प्रणाम सर। गुड आफ्टरनून जी। प्रोफेसर मैम आ रही है ना सर अभी? हाँ 3 बजे फोन की। हाँ 3:30 में है हमने जी। जैसे ही चंद्रभानु बाबू आ गए? नहीं वो भी नहीं आया अभी सर। कहे कि हाँ 3:30 में हम जुड़ रहे हैं। आ गए हैं सर। जुड़े हुए हैं। चंद्रभानु साहब सर
हाँ प्रणाम सर, आगे। का स्वागत है सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर, चंद्रभानु सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। गुड आफ्टरनून सर। प्रणाम सर। गुड आफ्टरनून सर। चंद्रभानु सर, सब छात्र लोग और छात्राएं लोग आप ही को अभिनंदन कर रहे हैं। हम लोग हाँ दियो साहब, जी जी दियो साहब जरा जी सर। ये स्क्रीन शॉट लेके वो भेज दीजिएगा, उस दिन भूल गए थे हम कहना। अच्छा अच्छा। ये स्क्रीन शॉट लेके हमारे व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दीजिएगा। जी जी कह देते हैं उसको हम गणेश को, उसका अच्छा जी, लगा तो हम भी ले लेंगे सर। जी जी सर, गणेश को ही कह दिया जाए। अच्छा ठीक है। गणेश मेरी आवाज जा रही है आपके पास? गणेश जी यस सर, आ रहा है सर आवाज। हाँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, अच्छा क्लास चलता रहेगा, खास करके मैडम रहेंगी जब। मैडम मेरे सर क्लास आगे भी चली क्या? नहीं, आप लोग का जीएस का आज अंतिम क्लास हो रहा है और अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं आप लोग को और किस तरह से मदद कर सकते हैं इस तरह से कोर्स में। सर आगे सर ऑनर्स का सर क्लास होगा सर, इसका कैसे सर पता चलेगा? कॉमर्स का ऑनर्स का क्लास चल रहा है। जूलॉजी ऑनर्स का करवा देते सर क्लास। सर फिजिक्स ऑनर्स का हो जाता। एक मिनट, सोशियोलॉजी के जो बीए पार्ट 3 के जो बच्चे हैं सोशियोलॉजी ऑनर्स को, उनको मैं बोल देता हूं कि आप लोगों का क्लास परसों 2021 से 2 से 3 से 4 विषय साइकोलॉजी ऑनर्स का क्लास कब चलेगा? विषय का होगा। जैसे कि फर्स्ट ईयर का चला ना, धीरे धीरे धीरे। जी मैम, नहीं अभी तुरंत बोलते हैं। गणेश जी सुन रहे हैं? गणेश जी जी सर। नहीं करने दे रहे हैं। गणेश जी, यस सर, बोला जाए सर, सुन रहे हैं सर। तो प्रोभिसी मैम को आप इन नहीं करने दे रहे हैं। आया नहीं है सर अभी तक मैडम का रिक्वेस्ट। नहीं, रिक्वेस्ट आया है, अभी फोन किए हैं नहीं वो। आया है। अच्छा फिर रिक्वेस्ट कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। सभी विद्यार्थियों का एक ही प्रॉब्लम है कि डिग्री 3 का ऑनलाइन क्लास अलग अलग विषय में कब से होगा। जी, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को दे दी गई है, वो सब समय निकाल के अभी डिग्री 1 के क्लास में पूरे लगे हुए हैं। सर मैम आ गई। सर मैम आ गई होगा। अब मैम आ गई। विषयों का कॉलेज में तो क्लास होता है सर, कॉलेज में तो क्लास होता है हम लोग का। तेज बच्चों, आप लोग अपना माइक म्यूट कर। मैडम आ गई है, मैम आ गई है। मैडम प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। मैम जुड़ गई सर? जी जी आ गई हैं। आवाज आ रही है मैम का? नो सर, नो सर, मैम का आवाज नहीं आ रहा। सर मैम म्यूट किए हुए हैं। ऑडिबल ऑन
विजुअल नोट। मैम ने अपना माइक म्यूट कर रखा है। मैम लिफ्ट कर दी सर। लिंक तो नहीं है वो हम नमस्कार। हाँ नमस्कार, प्रणाम मैम, आगे चलिए। गुड आफ्टरनून मैम। नमस्ते मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। प्रणाम मैम। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Good afternoon to all my dear students. Good afternoon, ma'am. 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 Of Sociology, Professor G.R.P. Singh. Namaskar to Professor K.K. Sahu, Professor of Botany and Development Officer, LL Mikila University. Dr. Abhishek Rai, Faculty Member of Sociology, Faculty Member of Chemistry क्या हैं? जी सर, जी मैम। Dr. Abhishek Rai. जी मैम। Yeah. केमिस्ट्री के। And my dear students, good afternoon to all of you. Good afternoon ma'am. प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉली सिन्हा साहिबा कर रही हैं। मैं उनके आदेश से कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं मैडम। बिल्कुल बढ़ाइए। मैडम हाँ, आवाज नहीं आ रही है। मैडम हाँ, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के AECC 1 से 15 अप्रैल से 4 मई तक चला। फिर स्नातकोत्तर थर्ड सेमेस्टर का ACC 2 18 मई से 29 मई तक चला। और फिर यह जो पूर्णतः नेग्लेक्ट सब्जेक्ट था कॉलेज का, विश्वविद्यालय का, माननीय प्रतिकुलपति के सोच के कारण 2 जून से प्रारंभ हुआ और आज 26 जून को समाप्त हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम के 2 विशिष्ट अतिथि हैं जिनका नाम लेने से मैं अध्यक्षता के बाद भूल गया था। विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर के साहू साहब और प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह साहब। यदि CM कॉलेज के प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर विश्वनाथ बाबू जुड़ गए हों तो वो भी आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। सर, मैम, मैं बतला दूं कि यह 22 क्लास आपके आदेशानुसार जो आपका कहना था कि इसमें अधिकांश आप कॉलेज के शिक्षकों को सम्मिलित करें, उसी अनुरूप 22 क्लास जो चले, 22 क्लासेस जो चले, एक क्लास प्रथम आपके द्वारा लिया गया, 2 क्लास प्रोफेसर GRP सिंह के द्वारा लिया गया, 2 क्लास प्रोफेसर के साहू साहब के द्वारा लिया गया और रेस्ट 17 क्लास 6 कॉलेजों के शिक्षकों के द्वारा लिया गया। ये 6 कॉलेज हैं: MLSM कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, KS कॉलेज, CM कॉलेज, MRM कॉलेज, MK कॉलेज। इनके प्राची मरवाहा KS कॉलेज, उन्होंने क्लास लिया। डॉक्टर अभिषेक राय, इन्होंने 2 क्लास लिया। इस तरह टोटल 22 क्लास चले। अभी बच्चों से जिन बच्चों से मैं फोन पर कांटेक्ट में रहता था, मैडम सर, आप लोगों को बतला दूं कि हमारे बच्चे काफी सेटिस्फाइड थे। अभी भी कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं सर, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा वर्ग हुए और हम लोग इससे काफी लाभान्वित हुए। मैडम, जो आपका सोच शुरू हुआ था होली के पहले जो सोच शुरू हुआ था
वह सोच विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने हाथों हाथ लिया और कुलसचिव महोदय ने उसको, आवाज पहुंच रही है ना? यस सर। जी सर। कुलसचिव यस सर। ने उसको बहुत ही व्यवस्थित ढंग से कॉलेज में पहुंचाया। इसलिए विश्वविद्यालय जो आपके सोच से मैम शुरू हुआ था, वह पूर्णतः तीन तरह के ACC1, ACC2 और DS ने अपने विश्वविद्यालय के उद्देश्य को पूरा किया है। अब मैं चंद्रभानु बाबू से अनुरोध करूंगा कि इस पर 2 मिनट बच्चों को आशीर्वाद के रूप में कहें। धन्यवाद गोपी बाबू। माननीय प्रतिकुलपति महोदया प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह जी, प्रोफेसर के साहू जी, हमारे अन्य प्राध्यापक और छात्र छात्राओं, अब ये प्रसन्नता की बात है। प्रणाम सर। जो अब बच्चे आप लोग माइक म्यूट करें। नमस्ते सर। प्लीज आप लोग माइक म्यूट करें बाबू, प्लीज, तब कार्यक्रम का आप लाभ ले सकेंगे। तो जो विषय विश्वविद्यालय में सर्वथा उपेक्षित था, वो पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर AECC 1 और 2 और अंडर ग्रेजुएट स्तर पर GES, बल्कि अंडर ग्रेजुएट स्तर पर GES की पढ़ाई पिछले 1 दशक से अधिक समय से हो रही थी और इसके लिए न कोई अध्यापक थे, न इसके लिए कोई की व्यवस्था थी। तो ये प्रतिकुलपति महोदया की दूरदृष्टि का सुखद परिणाम है कि सर्वथा उपेक्षित विषय में अध्यापन हुआ और ये गोपी बाबू के नेतृत्व में हुआ। AECC 1 और 2 का बहुत सफलतापूर्वक संचालन किया और इसके उपरांत ये GES और जो बिल्कुल ही उपेक्षित था, छात्र छात्राएं अपने स्तर से कुछ पढ़कर परीक्षा देते थे, मूल्यांकन भी उसी तरह होता था, लेकिन एक बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने इन वर्गों में रुचि ली। प्रसन्नता की बात है कि अन्य विषयों में जहां छात्र छात्राओं की उपस्थिति का अकाल रहा, वहीं GES में बड़ी संख्या में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय की छात्र छात्राओं ने इस ऑनलाइन कक्षा का लाभ लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरी जानकारी में बिहार के किसी विश्वविद्यालय में GES की ऑनलाइन अध्यापन की ऐसी सुखद व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए माननीय प्रतिकुलपति महोदया और गोपी रमन प्रसाद सिंह जी और हमारे प्रोफेसर के साहू जी, ये तीनों धन्यवाद के पात्र हैं कि एक सर्वथा उपेक्षित विषय का अध्यापन आपने आरंभ करवाया और ये अध्यापन ये विश्वविद्यालयी इतिहास में एक ये स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। गणेश जी का भी तकनीकी सहयोग सर्वथा सराहनीय रहा। जिस तरह वर्गों की आवाजाही है, उसमें गणेश जी अद्भुत संतुलन बनाकर
तकनीकी सपोर्ट दे रहे हैं कि वो सर्वथा साधुवाद के पात्र हैं। बहुत सारे छात्र छात्राएं अन्य विषयों के बारे में जिज्ञासाएं कर रहे थे। कुलपति महोदय पूर्व और प्रोफेसर साहू ने आश्वासन भी दिया है। इस तरह की व्यवस्था पार्ट 2 पार्ट 3 के लिए होनी चाहिए। हाँ, यह संदेश जरूर जाना चाहिए कि यह बूस्टर डोज है और महाविद्यालयों के ऑनलाइन अध्यापन की व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। ये संदेश महाविद्यालयों को और इस निचला क्षेत्र में जाना ही चाहिए। मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों को और इससे जुड़े छात्र छात्राओं को इस ऐतिहासिक अध्यापन अभियान में सहभागिता के लिए बधाई देता हूं। विशेष रूप से गोपी बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सरल, सहज और भावुक अर्थों में लोगों को शुभकामना दी। और सर, आप सही बात, एक बात आपने सही कहा कि गणेश कुमार जी के बिना यह कार्य संभव ही नहीं था। इतनी तल्लीनता के साथ, समय के साथ वो करते थे। इसीलिए रियली बात बधाई के पात्र है। हमारे सीएम कॉलेज के प्रोफेसर इंचार्ज, प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी रणकिशोर झा भी जुड़ गए हैं। आपका मैं स्वागत करता हूं सर। अब मैं के साहू साहब से अनुरोध करूंगा कि अपने भावों को समापन सत्र में रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम जो 22 दिवसीय कार्यक्रम जो चल रहा था GES डिग्री पार्ट 3 के लिए, आज इसका समापन हुआ है। और इस समापन समारोह में हम रिव्यू करते हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय GES के छात्रों के लिए क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की। सर्वप्रथम मैं आदरणीय कुलपति महोदया को दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ, जिनकी सोच के कारण। मेरी आवाज आ रही है ना? आज को इम्प्रूव करें, तो आवाज कम। हाँ, जिनके सोच के कारण ये कार्यक्रम इतने अच्छे ढंग से चला और मिथिला मैं अच्छी तरह से कि आज से कुछ दिनों पहले तक पूरे विद्यार्थियों, चाहे वह पीजी के विद्यार्थी हो या फिर यूजी के विद्यार्थी हो, उनको पढ़ाई उनके मन के लायक नहीं मिल पा रहा था। और जब कोरोना आया तो और भी विषम परिस्थिति आ गई। कोरोना ने हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए कई तरह के रास्ते खोल दिए और पिछले 2 साल में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में बहुत तरह की प्रगति की और बड़ा ही स्ट्रीमलाइन हो गया है ऑनलाइन क्लास करने के लिए। यह एक एडेड एडवांटेज मिल गया हम लोगों को कि इस विषम परिस्थिति में ऑनलाइन के क्लास के सहारे कुछ नए तरीके खोज लिए गए अध्यापन करने के लिए, पढ़ाई लिखाई के रास्ते के लिए। यह एक अचीवमेंट है। लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर कोई है इस विषम परिस्थिति में, एक और विषम परिस्थिति थी कि वैसे विषयों को पढ़ाना जिसमें आज तक कभी पढ़ाई न विश्वविद्यालय ने की और न ही महाविद्यालय ने की। विश्वविद्यालय ने AES का जो कॉमन सब्जेक्ट है, ACEE का, जिसके लिए कोई क्लास की व्यवस्था भी नहीं हो पाई। कहीं कहीं किसी विभागों में ACEE का क्लास हो सका। और ग्रेजुएट लेवल पर GES का जनरल विषयों का तो क्लास बिल्कुल कभी नहीं हुआ था जो यह संभव हो सका। माननीय कुलपति महोदया का यह सोच कि जिसमें शिक्षक नहीं है, क्लास नहीं होता है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसमें सारे छात्रों को, पूरे चारों डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को दिया जाए, यह बहुत ही अनोखा अपने आप में देश भर में
हम कहेंगे कि ऐसा किसी विश्वविद्यालय में नहीं हुआ कि वैसे विद्यार्थियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके सीधे प्रतिकुलपति महोदया और यहाँ के अच्छे शिक्षकों और डीन और संकाय अध्यक्ष और हेड ऑफ डिपार्टमेंट से सीधा उनके सामने लाया गया। यही नहीं, इसमें और सबसे बड़ी बात हो गई, GES के पढ़ाई के दौरान छात्रों को अनुभव हुआ कि पढ़ाई में यह क्वालिटी शिक्षकों की कमी हमारे विश्वविद्यालय में नहीं है। और हमको पर्सनली कई विद्यार्थियों ने ईमेल से, व्हाट्सएप से मैसेज देकर अपना बहुत बहुत आभार व्यक्त किया कि सर इस तरह की पढ़ाई भी हो सकती है, इस तरह से कोर्स मटेरियल मिल सकते हैं, इतने अच्छे शिक्षक हमारे साथ हो सकते हैं। यह हमारा मिथिला विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ा संतुष्टि और गर्व की बात है कि हम लोग छात्रों के बीच में ऐसे आ गए और छात्रों ने इतना अच्छा प्रेज किया। यह हम लोग का अचीवमेंट है और इसके लिए मैं दिल से प्रतिकुलपति महोदया को धन्यवाद तो दे ही रहा हूँ, और साथ में इसमें जुड़े हुए, लगे हुए, दिन रात एक करने वाले हमारे प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह जो सोशल साइंस के डीन हैं और सोशियोलॉजी के हेड हैं, उनका लगन, उनका कर्तव्य, उनका जुझारूपन ये प्लेटफॉर्म पर लाया, वह भी बहुत बड़े भागीदारी हैं इस आभार के लिए। साथ में हमारे चंद्रभानु बाबू जो प्रिंसिपल रह चुके हैं, विभागाध्यक्ष रह चुके हैं, और उनका बार बार श्री गणेश पासवान जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट करते हैं, सारे ऑनलाइन क्लास अरेंज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब लाइव चलाते हैं। मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ गणेश जी को, जिनके सौजन्य से स्ट्रीमलेस, कहीं भी ट्रबल फ्री पूरा क्लासेज हुआ है, उनको भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। अंत में मैं अपनी शुभकामनाएं सारे छात्रों को देना चाहता हूँ कि आपने जो GES का क्लास जो पूरे सिलेबस का A to Z पार्ट पढ़ा, GES का सिलेबस का जो डिजाइन किया हुआ है वह उस लिए किया हुआ है कि आप जब अपने जीवन में आप प्रोफेशनल समय पे जब आएंगे तो सारे चीज़ को आप जान सकेंगे अपने विषय के अलावा। और जैसा आज अभिषेक जी ने भी क्लास लिया, जो टॉपिक उन्होंने चूज किया था अपने आप में भी बहुत महान था, जो प्रोफेशनल लाइफ है उसका उपयोग होगा। और सारे टॉपिक इस तरह से डिजाइन किए गए थे जिससे बच्चे लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। मैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए सभी छात्र छात्राओं को मैं शुभकामना देता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बच्चों माइक म्यूट कर लें। थैंक यू सर। माइक म्यूट कर लें बच्चों, माइक म्यूट कर लें। अरे माइक म्यूट करो ना यार। अभी आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जिन लोगों को मैंने आज इस मंच पर प्रतिकुलपति महोदया के साथ बुलाया है, प्रोफेसर के साहू साहब को या प्रोफेसर चंद्रभानु सिंह साहब को या CM कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ, ये सब लोग आप बच्चों के लिए काफी समर्पित थे। 15/2 को जब डिग्री 1 सोशियोलॉजी ऑनर्स का शुभारंभ था तो मैडम आई थी, विश्वनाथ झा साहब ने कहा कि डॉली सिन्हा साहिबा नहीं, वो तो मां है। और रियली विश्वनाथ बाबू का यह शब्द मुझे आज सही लगता है कि उन्होंने प्रतिकुलपति के रूप में नहीं, इन बच्चों के मदद के रूप में अपनी भूमिका दर्शाई है। यदि मैं प्रोफेसर डॉली सिन्हा की जगह पर डॉक्टर प्रोफेसर मदर डॉली सिन्हा कहूं तो बच्चों अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन वर्गों के लिए उनका हमेशा हमसे बात करना, मॉनिटरिंग करना, इस
हम भाग्यशाली हैं कि इस 22 क्लास में कोई शिक्षक जिनको वर्ग दिया गया वो अपना वर्ग लिए, लेकिन ACC 1 ACC 2 में समस्या आई कि शिक्षकों ने वर्ग नहीं ले पाए विभिन्न कारणों से, और ACC 1 में मैडम 3 वर्ग स्वयं ली, बोलते हैं ये वर्ग मैं ले लूंगा। तो बच्चों, आप बहुत भाग्यशाली हैं, विश्वविद्यालय बहुत भाग्यशाली है कि आपको प्रोफेसर मदर डॉली सिन्हा जैसी प्रतिकुलपति मिली है और इसीलिए आपका ये लाभ मिल सका है। अब मैं अपनी अध्यक्षा आज की जो कार्यक्रम है उनसे आग्रह करूंगा मैम से कि वो अपना आशीर्वचन बच्चों को दे और शुभकामना के 2 शब्द कहें। Namaskar and very good afternoon to all of you. We have with us the Dean, Faculty of Social Science and Head of the Department of Sociology, Professor G.R.P. Singh. We have with us Professor K.K. Sahu, Professor of Botany and Development Officer of Ellen Mithila University, Professor Vishwanath Jha, Professor in Charge, CM College, Dr. Abhishek Rai, Professor Chandrabhanu Prasad Singh, Professor of Hindi and Media in Charge, Ellen Mithila University. एक बार आप सभी को मैं फिर से नमस्कार करती हूँ और विश्वविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से भी आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। आप सबों के सहयोग के बिना ये काम जो हमारा एक कोर ग्रुप बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी, जैसा कि गोपी बाबू ने पहले कई बार आप लोगों को बताया, तो इनिशियली हम लोगों की एक छोटी सी ग्रुप जिसमें गोपी बाबू थे, के साहू सर थे, और हम लोगों ने सोचा कि सभी कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में टीचर्स की कमी है, ये हम सभी जानते हैं, तो क्या नहीं है इसका लंबा लिस्ट हम लोग हमेशा बना लेते हैं कोई काम शुरू करना होता है तो, लेकिन ऐसा हम नहीं सोचते हैं कि जो नहीं है वो इमीडिएटली अगर हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम काम को कैसे खत्म करेंगे। तो वो तरीका एक होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, जो चीज नहीं है वो नहीं है, उसको हम जानते हैं, उसको असेसमेंट करते हैं कि उसको हम कैसे दूर करें, अगर दूर नहीं हो सकता है तो उस चीज के बिना भी हमारा काम कैसे कंप्लीट हो, यही सोचना चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। तो हमारे विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, गोपी बाबू हैं, के साहू हैं, चंद्रभानु सर हैं, तो ये लोगों के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये प्रॉब्लम तो है लेकिन हम लोग इसको कैसे टैकल करें, कैसे इसको सॉल्व करें। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आई, बिना ये संभव नहीं था। साथ ही हमारे साथ जो शिक्षक लोग जुड़े, शहर से जुड़े, हमेशा पहले बोला जाता था, कई टीचर ने शुरू में GES पढ़ाने से इनकार भी किया, वो संख्या बहुत नगण्य है, कि ये तो हमारा विषय नहीं है। GES किसी का विषय नहीं होता है। AECC 1 और AECC 2 जो PG का कोर्स है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 का, ये भी किसी का विषय नहीं होता है। लेकिन अगर छात्र खुद पढ़ सकते हैं तो हम टीचर उसको पढ़ के छात्रों को बेहतर समझा सकते हैं। यही हम लोगों का विचार था और इस विचार के आधार पे हम लोगों ने तय किया कि ये कोर्स हम लोग शुरू करेंगे। और ऑनलाइन माध्यम जो होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होता है, ये बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है। अनफॉर्चुनेटली बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय ने इसका सदुपयोग नहीं किया था आज तक। तो ये कोरोना महामारी का एक साइड इफेक्ट हम बोल सकते हैं, या साइड इफेक्ट नेगेटिव होता है, ये बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों ने अब इसे स्वहर्ष एक्सेप्ट कर लिया है। और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि आप कितने बेनिफिटेड हैं। मिथिला विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा जगह में विस्तृत है और ये हमारे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे अनेक कॉलेजेस समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मधुबनी में है और दरभंगा में भी है। और इस डिजिटल माध्यम से हमारे
यूनिवर्सिटी के जो है विभिन्न कॉलेजों के बेस्ट टीचर्स जो है वो हमारे पार्ट 3 के सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो आर्ट्स के हो, साइंस के हो, सोशल साइंसेस के हो या कॉमर्स के हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने वर्ग लिया। और ये जो क्लासेस लिया गया ऑनलाइन में, जो नहीं जुड़ सके यूट्यूब में, ये आप बाद में भी देख सकते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि कभी अभी कई स्टूडेंट्स के फीडबैक भी बार बार आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली ये जिनके लिए था, छात्रों के लिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके प्रतिभा, आपके जो पार्टिसिपेशन है वो, उसके बिना यह सफल नहीं होता। टीचर अपने जगह है, लेकिन जब तक स्टूडेंट नहीं जुड़ते हैं तो हमारा इस तरह का कार्यक्रम जो है वो सफल नहीं होता है। तो इसको आपके जो पार्टिसिपेशन है, आपने क्लास किया इतने लंबे समय तक, हमारे 22 दिन क्लास चले और 2-2 पीरियड चले और कई टीचर्स जो हैं हमसे जुड़े, तो आपको मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को खास करके, और जितने टीचर्स इसमें वर्ग लिए सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। गोपी बाबू और साहू सर का कितना भी प्रशंसा करूँ वो कम पड़ेगा, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आपने बार बार एक नाम सुना है, और वो शायद इसलिए भी हमारा जो काम था वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है श्री गणेश जी का आशीर्वाद के बिना होता नहीं है। तो हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज प्रदान किया, उनका नाम ही गणेश है, तो गणेश ने इस सारे कार्यक्रम को सफल कर दिया। तो इस सफलतम कार्यक्रम के लिए एक बार मैं सबको फिर से बधाई देती हूँ। और कई छात्रों से अभी मैंने देखा कि उनके फीडबैक में आ रहा था, और खास करके जैसे हिंदी का क्लास करवा दीजिए, सोशियोलॉजी का क्लास करवा दीजिए, फिजिक्स का क्लास करवा दीजिए, इसी तरह से कई विषयों, साइकोलॉजी का भी। तो मैं पॉलिटिकल का भी मैम, मैम ज्योग्राफी का भी, मैम प्लीज ज्योग्राफी का भी, पॉलिटिकल साइंस का मैम, बाबू मैम प्लीज ज्योग्राफी का भी करवा दीजिएगा। म्यूट योर माइक, पहले माइक बंद करने, मैम की बात सुने। चलो सुन लो। आई नो जियोलॉजी का भी आ रहा है, सभी सब्जेक्ट का आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए पार्ट 1 का क्लासेस अभी सभी जगह हो रहा है, और यूट्यूब में आप पार्ट 1 का क्लासेस भी सुन सकते हैं, उससे भी आपको फायदा होगा। बहुत डिटेल में पार्ट 1 के क्लासेस हो रहे हैं, तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप उसको भी सुनिए। और पार्ट 3 के क्लास के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। शायद आपको मालूम होगा कि सोशियोलॉजी पार्ट 3 के क्लासेस जो है वो 28 तारीख से शुरू होने वाला है, तो गोपी रमन बाबू हैं उसमें। और सोशियोलॉजी पार्ट 3 के क्लासेस 28 तारीख से शुरू हो रहा है। बहुत जल्द फिजिक्स ऑनर्स पार्ट 3 के क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे, शायद 1 जुलाई से। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के क्लासेस हम लोग लेंगे। तो कोरोना पैंडेमिक कहीं हमसे बहुत कुछ छीन लिया, हमारी आज़ादी छीन लिया, लेकिन ये जो मौका दिया आपको घर बैठ के इन डेप्थ अपने सब्जेक्ट को आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको बाहर आने जाने से बहुत समय बर्बाद होता है, आप घर में बैठ के, घर में आप तक जो है टीचर पहुंच रहे हैं थ्रू डिजिटल मीडिया, तो इसका आप भरपूर फायदा उठाइए और अपने आप को तैयार कीजिए। ये जीएस का जो विषय है, ये मैंने कई लेक्चर सुना और बहुत अच्छा लेक्चर लिया गया, कंटेंट बहुत हाई क्वालिटी के हैं, तो आप इसको बार बार सुनिए। आप अपना ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री के अलावा भी आगे चल के जब आप जॉब के लिए तैयारी करेंगे, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, यूनियन सिविल सर्विसेज जैसे IAS IPS के लिए हो, या स्टेट सिविल सर्विसेज का हो, BPSC का हो, या कोई भी देंगे, बैंक का हो, जो भी हो, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का हो, तो ये जो आपको अभी पढ़ाया गया है ये बहुत बहुत मददगार साबित होगा। तो आप माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बार बार बोलेंगे कि आप जब पढ़ाई करते हैं, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक टीचर के लिए छात्र अगर पढ़ना चाहते हैं, ये अगर छात्र शो कर दे कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हम लोगों के लिए और कुछ नहीं होता है। तो आपने ये जो रिक्वेस्ट भेजा कि इसमें भी क्लास होना चाहिए, उसमें भी क्लास करवा दीजिए, तो मैं इससे बहुत बहुत खुश हूँ। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि इतना जो मेहनत किया गया
पिछले हमें लगता है 1.5 महीने से हम लोग इसमें लगे हुए हैं क्लासेस में। तो ये जो मेहनत किया आज मुझे लग रहा है कि ये सार्थक है। बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, हमारा काम ये होता है कि आपको मोटिवेट कर दे कि पढ़ना आवश्यक है, पढ़ना पड़ेगा। बस इतना अगर हो जाए तो आप खुद भी कई चीज पढ़ लेंगे। आप देखेंगे अगर नेट में तो सिर्फ हमारा मिथिला यूनिवर्सिटी का जो क्लासेस कर रहा है वही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स जो है वो नेट में अवेलेबल है। IAS का, BPSC का और भी जो है कई जो कंपटीशंस होते हैं उनके पूरे के पूरे सिलेबस आप अगर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो देखेंगे नेट में कहीं ना कहीं उपलब्ध है। तो आप इसका फायदा उठाइए। एक और मेरा रिक्वेस्ट होता है, अभी कोरोना या कोविड के कारण कुछ लॉकडाउन्स है, लेकिन आप जो है जल्द से जल्द सब लोग वैक्सीन ले लीजिए। और जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना और हाथ धोना, इसको अक्षरशः पालन कीजिए। इसको पालन करेंगे तो जल्द से जल्द जो होगा हमारा कोरोना का जो द्वितीय वेव आया है ये 0 पे चला जाएगा और कहीं ना कहीं हम लोग को 3rd वेव का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट वेव जब आई थी तो हम लोग बहुत केयरलेस हो गए थे और द्वितीय वेव को हमने एक तरह से आमंत्रित किया। तो ऐसा ना हो कि फिर तृतीय वेव आ जाए। एक वेव आता है तो हमारा एक एकेडमिक ईयर जो है वो बर्बाद हो जाता है। पहले हमने 2020 हमारा नष्ट हो गया, फिर 2021 आप देख रहे हैं अभी जून का महीना खत्म होने जा रहा है, अभी तक आप लोग कैंपस में नहीं आ पा रहे हो। फिर ऐसा नहीं कि 3rd वेव आ जाए। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, इनफैक्ट आपसे एक तरह का मेरा ये डिसिप्लिनरी एक आप इसको ये भी मान सकते हैं कि ऑर्डर भी मान सकते हैं कि आप जरूर कोरोना कोविड का जो भारत सरकार का और राज्य सरकार जो भी प्रोटोकॉल निकाला है उसको जरूर पालन करें कि हम लोग फिजिकल क्लासेस भी जल्द से जल्द शुरू कर सके। कैंपस में जब स्टूडेंट नहीं आते हैं तो हम लोग भी बहुत मायूस फील करते हैं। जब स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर द लाइफ लाइन ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस। आप जब कैंपस में नहीं होते हैं तो कैंपस जो है वो बहुत नीरस लगता है। तो आई विश कि आप लोग जल्द से जल्द कैंपस में आइए और हम लोग फिजिकल क्लासेस भी शुरू कर सके। और एक और मेरा एक तरह का सजेशन है टू माय डियर स्टूडेंट्स, एक हम लोग इंडिया में देखते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो हम कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा मत सोचिए। मैं जब फिजिक्स डिपार्टमेंट में हेड थी पटना यूनिवर्सिटी में, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बुला के बोला कि ऑल ऑफ यू मस्ट टू टेक अप सम ट्यूशन। आप फिजिक्स MSc के स्टूडेंट हैं, आप स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और पढ़ाओ, और सबसे पहले अपनी आमदनी से लैपटॉप खरीदो, क्योंकि आज का जो जमाना है यदि आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट नहीं होगा तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो अपने कमाई से, डोंट से कि हम गरीब परिवार के हैं, मेरे माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप यंग हैं, आप हेल्दी हैं, आप कुछ ना कुछ काम कर सकता है। और आप जानते होंगे कि हमारे जो पूर्व प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, उनको इतना रेस्पेक्ट हम लोग सभी करते हैं, और वो भी अपने जब छात्र काल में जो है न्यूज़पेपर बांटते थे और कई तरह का काम करते थे। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप जो भी काम कर सकते हैं उसको करो, ट्यूशन दो या कुछ और भी काम करो, बट यू मस्ट बाय ए लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन योर ओन। ये सबके पास होना चाहिए, और इस जरूरी नहीं है कि आपके माता पिता ही प्रोवाइड करे या सरकार हमको फ्री में दे दे, इस तरह का डिमांड मत रखो। अपने बल पे, अपने शक्ति पे, अपने ऊर्जा पे, अपने एबिलिटी पे जो होता है, आपके जो सक्षम हैं आप कुछ भी करने के लिए, उस पर विश्वास रखो और कुछ करो। ये आगे के दिन में आपको बहुत बहुत मदद करेगा। तो विथ ऑल दिस आई विश कि बाकी के क्लासेस भी हम लोग जल्द शुरू ही कर रहे हैं, मंडे से शुरू हो रहा है सोशियोलॉजी के क्लासेस, बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्लासेस होंगे। सो यू जॉइन द क्लासेस इन गुड नंबर and take full advantage of it. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. All of you. But Thank you. Thank you, ma'am. धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. करवा दीजिए क्लास। Thank you, ma'am. वेलकम वेलकम। माइक बंद कर रहे हैं, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ। हम जानते हैं कि मैम के प्रति आपका लव, अफेक्शन और रिस्पेक्ट जरूरत से ज्यादा है। आई फील इट। अब मैं एक महान समाजशास्त्री
जो सीएम कॉलेज के प्रोफेसर इंचार्ज हैं, प्रोफेसर विश्वनाथ झा साहब से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन का रस्म अदा करें। प्रोफेसर विश्वनाथ झा। प्रोफेसर विश्वनाथ झा। गोपी बाबू से निवेदन है कि मैं उनका सहपाठी हूं और एक बेंच पर बैठ करके इसलिए महान शब्द का उपयोग नहीं करें। और हम तो बचपन के साथी और अमरुद आम के पेड़ पर चढ़ने वाले साथी। तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मैं माननीय प्रतिकुलपति महोदया को का चरण स्पर्श करता हूँ, नमन करता हूँ। प्रोफेसर चंद्रभानु सिंह, प्रोफेसर के साहू, प्रोफेसर राय और गणेश पासवान जी, गोपी रमन प्रसाद सिंह तो हमारे हृदय के टुकड़े हैं। और अब मुझे लगता है कि इस मुहिम के बाद उनके दिल में, प्राण में, आत्मा में एक नई ऊर्जा पैदा हुई है और अनवरत शिष्यों और शिष्याओं को वो आशीर्वाद दे रहे हैं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूजेस एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2021 में यह थीम है, ड्रग एब्यूज के संबंध में, कि दवाओं का जो अवैध कारोबार चलता है, दुरुपयोग होता है और उससे देश तथा दुनिया में कई सारी विषमता होती है, कई सारे लोग मारे जाते हैं और शासन, सरकार और समाज इससे अस्त-व्यस्त होता है। उससे चलिए हम एक मुहिम चलाएं कि दवा का लोग दुरुपयोग नहीं करें, तस्करी नहीं करें, नकली दवा नहीं बेचें, जो एक्सपायर्ड है उस दवा का कारोबार ना हो। तो इस तरह से जन जन में हम जागरूकता के साथ हम निकले। ऐसा नहीं कि घर पर बैठा रहें। और यह जीएस का पहला पाठ है कि प्रतिदिन जब हम गूगल खोलते हैं तो सबसे पहले देखिए कि आज के दिन क्या इतिहास में घटना घटित हुई थी, या विज्ञान में, या साहित्य में, या लिटरेचर में। आप जरूर नोट कर लीजिए और आप देखिए कि 365 दिन में जीएस का आपका कितना ज्ञान बढ़ जाता है। आज का दिन इस बात को प्रमाणित करता है कि रामधारी सिंह दिनकर मिथिला के थे। सिमरिया उनका गांव था, गंगा के किनारे, और उन्होंने एक बहुत सुंदर पंक्ति रसमंच में प्रस्तुत किया है कविता कि हम ठोक ठेलता जब के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता। के तहत सभी पूरे टीम ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस कोरोना काल में, विपरीत परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में तो सब हंसते हैं, सब पढ़ाते हैं, लेकिन दुष्काल में जिस तरह से इन्होंने इस तरह का मुहिम चलाया है, इसके लिए हम पूरे टीम के प्रति हम आस्थावान हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस मिथिला की धरती पर अभी प्रतिभाशाली छात्र और छात्राओं का अभाव नहीं है। जैसे कि अभी माननीय प्रतिकुलपति महोदया ने कहा कि छात्रों में कितना उत्साह आप लोगों ने जगा दिया। लगता है कि नए नए फूल, नए नए पौधे, नए नए विचार, पढ़ने के प्रति नया आकर्षण, एक नया आलाप आप लोगों ने इस 22 दिन में पैदा कर दिया है। तो एक नई गंगा निकलनी चाहिए और इस तरह से एक नई गंगा निकल गई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमन करता हूँ और मेरा यह विश्वास है कि मिथिला विश्वविद्यालय बिहार के सूबे में ही नहीं, पूरे देश में एक दिन नेतृत्व करेगा और अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। और वर्तमान समय भी मिथिला विश्वविद्यालय में नवजागरण हो रहा है। हमको लगता है कि भविष्य में बहुत जल्दी ही यहाँ मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की जाएगी और डिजिटल यूनिवर्सिटी तो हो ही रहा है। तो इस तरह से मैं फिर गणेश बाबू को नमन करता हूँ। सभी विघ्नों का हरण करते रहे हैं और इस तरह से
सभी विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, पूरे टीम के सदस्यों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे साधारण शिक्षक को भी इस मुहिम में आप लोगों ने अवसर प्रदान किया। ये एक साधारण व्यक्ति को तो इसके लिए मैं आभारी रहूँगा और मैं जितना जो कुछ भी होगा इसमें सब कुछ धन्यवाद। तब मैडम के यानी अध्यक्ष के आदेश से अब कार्यवाही समाप्त की जाए। मैम, समाप्त कीजिए। अच्छा बच्चों, अब समापन सत्र का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है और आपके उज्जवल सुखद जीवन की कामना के साथ हम फिर अगले किसी कार्यक्रम में मिलेंगे। उसी उत्साह के साथ आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना। चंद्रभानु बाबू, के साहू साहब, विश्वनाथ बाबू, गणेश जी और मैडम को मैं नमन करता हूं। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।